नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न ये है कि क्या आने वाले समय में देश में ताबड़तोड़ महंगाई बढ़ने वाली है? क्या आने वाले समय में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने वाले हैं? जिस तरह से पहले भी ये कहा गया कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा हमें ये देखने को मिलेगा कि महंगाई तेज गति से आगे बढ़ी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लगभग पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार यह आह्वान किया कि लोगों से वो गोल्ड परचेज कम करें, बाइक कम चलाएं, गाड़ी कम चलाएं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, तमाम तरह के इस तरह की बातें जो है लोगों के बीच एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया है कि क्या ताबड़तोड़ महंगाई का सामना करने के लिए हम लोग तैयार रहे। ये बातें अभी तक चली रही थी कि अब एक और बयान आया है और ये बयान किसी और का नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं उनके तरफ से बयान दिया गया है और इन्होंने ये कहा है, आरबीआई गवर्नर देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं यदि अभी जो वेस्ट एशिया के क्राइसिस हैं ये आगे और जारी रहता है तो, यानी कि एक संभावना यहां पर इनके द्वारा जता दिया गया है। अब क्या क्या हो सकता है वेस्ट एशिया क्राइसिस जिसका इंपैक्ट हमें इंडिया पर देखने को मिलेगा अगर ये लंबा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चलता है तो, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर ये क्राइसिस होगा तो इंडियन इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है ये क्राइसिस और लंबा चलता है तो। जो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने एक सिग्नल दिया है, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस था ये आईएमएफ का और स्विस नेशनल बैंक का, वहां उन्होंने ये जानकारी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के और वेस्ट एशिया के क्राइसिस को लेकर के दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, जो अभी फिलहाल जो परेशानी चल रही है, जितने बर्डन हैं वो भारत सरकार किसी तरह से झेल ले रही है, क्योंकि अभी भी अगर देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफी बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहा कि बर्डन फिलहाल सरकार झेल रही है, लेकिन वेस्ट एशिया का क्राइसिस अगर और बढ़ता है, ये परेशानी और रहता है, तब सरकार के कंट्रोल से ये निकल जाएगा और इसका इंपैक्ट फिर आपको डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर देखने को मिलेगा और जिसका अंततः प्रभाव आप देख सकते हैं कि वह लोगों के जेब पर पड़ने वाला है, महंगाई बढ़कर के होगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है अभी अगर देखा जाए कि जो स्थिति बना हुआ है उसमें यह माना जा सकता है कि हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहां पर भारत की निर्भरता बड़ी चिंता है, किस एरिया पर? वेस्ट एशिया को लेकर के बात की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया, इसमें मैप में देखिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैप है, कई जगह जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं, इसमें इसको शामिल कीजिएगा इस मैप में, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे इस एरिया पर, ये वेस्ट एशिया पे हमारे प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है और इसका प्रभाव हम पे रहता है। इसकी कुछ वजह है, इसके साथ हमारा कुछ अनुनासरे संबंध है, जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे भारत का टोटल जो ट्रेड है यहां पर वह इस एरिया से 1/6 है हमारे टोटल ट्रेड का, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 40% धन आता है, यानी कि बाहर से जो लोग कमा करके, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग इस एरिया में रहते हैं, है ना, वो जो पैसा भेजते हैं भारत, तो भारत ओवरऑल दुनिया भर से जितना भी कमा करके लोग इंडियन डायस्पोरा जो है भेजते हैं, उसका 40% हिस्सा जो है केवल इसी एरिया में रहने वाले हमारे लोग भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फर्टिलाइजर को लेकर के 40% फर्टिलाइजर जो हम अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं वह भी इसी एरिया से आ रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब ये अभी कहा था, लोगों से आह्वान किया था, तो उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि आप फर्टिलाइजर का यूज एग्रीकल्चर के लिए मत कीजिए, आप जैविक खेती कीजिए, है ना, ये बात की गई थी। अब यहां पर समझिए हो क्या रहा है कि अभी मानसून का सीजन आने वाला है, सब कुछ ठीक रहा, वैसे मानसून भारत में अगर देखेंगे तो कहां टकराता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, केरल में, केरल के तट पे सबसे पहले मानसून टकराता है, ठीक है। अब वो तकरीबन अगर देखेंगे तो वो 15-16 जून के आसपास का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। पिछले साल तो 1 ही जून को हो गया था, 15 दिन पहले आ गया था। अब ये यहां से फिर बढ़ना शुरू करता है। अगर मान लेते हैं, मैं स्टैंडर्ड टाइम ही मानता हूं कि 15-16 जून के आसपास, ठीक है, तो 1 महीना हम और मान के चलते हैं। आपके आज हमारी जो बात हो रही है तो 14 जून है, तो 1 महीना मान के चलते हैं। अगर पहले ना आ जाए तो, क्योंकि पिछली बार 1 जून को आया था, संभव है आ जाए पहले, लेट भी हो सकता है 10-15 दिन, ये स्टैंडर्ड टाइम है कि इतने तारीख तक आ जाएगा, तो 1 महीना। अब अगर यहां से ये बढ़ना शुरू करेगी, वे बंगाल से ये बढ़ना शुरू करेगी और यहां पर बंगाल होते हुए और सिक्किम वगैरह एरिया होते हुए वो यूपी बिहार में एंट्री करती है मानसून। अब यूपी बिहार के एंट्री करने का मतलब समझ रहे हैं ना, यहां बारिश होना शुरू, तो ये जो एरिया पूरा बनता है वो गंगा का पूरा मैदान,
ये हमारे लिए कृषि योग्य सबसे महत्वपूर्ण भूमि है, उपजाऊ भूमि है। अब मानसून यहां पर अगर पहुंच जाता है, खेती करेंगे आप, तो आपको क्या चाहिए? आपको यूरिया चाहिए, आपको क्या चाहिए? बाकी फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि खरीफ की फसल बर्बाद ना हो, उत्पादकता बनी रही। अगर मानसून खराब होता है तो चलिए, मानसून तो हम प्राकृतिक कारण से मान लेते हैं, खराब रहे तब तो और ज्यादा बुरा भारत के लिए होगा। मानसून समय पर रहता है तब भी हमें फर्टिलाइजर चाहिए। अगर फर्टिलाइजर नहीं अवेलेबल हो पाता है, सरकारें नहीं करा पाती है, तो पूरे देश की कृषि व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो जाएगी। खाद्यान्न संकट की स्थिति देश में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो उत्पादकता है वो बहुत तेजी से गिरेगा इस खरीफ फसल में। तो ये बात यहां पर प्राइम मिनिस्टर पहले हिंट दे चुके हैं। तो क्या भारत के पास फर्टिलाइजर नहीं है? क्योंकि कृषि आई कार्ड बनाने की बात पहले ही कृषि मंत्री कह चुके हैं कि उन्हीं को, फिर जिनके पास कृषि आईडी कार्ड होगा ना, उसी को क्या दिया जाएगा? फर्टिलाइजर दिया जाएगा। यानी कि शॉर्टेज की बात तो पहले ही कर दी गई है कि मार्केट में बहुत ये नहीं है। कालाबाजारी रोकना एक अलग से चैलेंजेस है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो 40% फर्टिलाइजर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो वेस्ट एशिया से कर रहे हैं, और ये देश क्राइसिस में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, युद्ध में। तो हमारे पास फर्टिलाइजर तो आ नहीं रहा। 1 महीना समय मानसून का केवल बचा है, कैसे मैनेज होगा? और इतना बड़ा देश है हमारा, हर तरफ एग्रीकल्चर के काम हो रहे हैं, मानसून में होगा। तो इसीलिए ये चैलेंजेस जितना अभी दिख रहा है ना, उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है आने वाले 1 महीना में। और इसीलिए आरबीआई के गवर्नर अब सरकार के बाद, पहले विपक्षियों ने कहा चुनाव से पहले, फिर प्राइम मिनिस्टर खुद के हैं, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, और अब आरबीआई के गवर्नर ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास 1 महीना का समय है। 1 महीना में अगर चीजें दुरुस्त नहीं हो गई, और जो क्राइसिस की सिचुएशन बना हुआ है, फिलहाल ट्रंप का मूड है, ऐसा लग रहा है कि ये क्राइसिस थमने वाला नहीं है। तो भारत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और भारत के अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रभाव पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में खाद्यान्न संकट लेकर के भविष्य में आने वाला है। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने खुद हिंट दिया भी है। इसके अलावा अराउंड 60% ऑफ गैस सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम दिस रीजन। इस एरिया से देखेंगे तो तकरीबन हमारा गैस का सप्लाई जो है वो 60% तक हो रहा है। अब ये एरिया जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको चौक पॉइंट कहते हैं, पूरे वैश्विक व्यवस्था की बात किया जाए तो तकरीबन 1/5 वहां से सप्लाई हो रहा है, यानी कि 20% कहेंगे आप परसेंटेज के आधार पे। वो चौक पॉइंट बंद होने की वजह से सप्लाई कट गया है, ठीक से हो नहीं पा रहा है। सीज फायर हुआ लेकिन उसके बाद भी समस्या टला नहीं। तो और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो 60% गैस सप्लाई के लिए तो हम केवल इसी एरिया पर निर्भर हैं। और अभी तक आप देखेंगे तो हमारे देशों में अब पहले भी पिछले 1-2 महीना से ही चल रहा है गैस सप्लाई, जो निर्बाध रूप से नहीं हो रहा है। और अभी तक लोगों ने उम्मीद किया था कि चलो 2 महीना बाद कहीं स्थिति संभव है कि सही हो जाए, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिलता है। और खास करके जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, अब आरबीआई गवर्नर दे रहे हैं, अब स्थिति ये है कि गैस की समस्या आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस चीज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यहां है कि इस एरिया में कोई भी टेंशन होता है और बढ़ता है, इसका सीधे इफेक्ट इंडिया पर पड़ने वाला है, भारत की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है। और अगर मैं फिर भी आगे बढ़ा के कहूं यहां पर, तो ये इन्फ्लेशन पर पड़ने वाला है, यानी कि मुद्रास्फीति, जिसको आप पॉपुलर वे में कह देते हैं महंगाई। तो कुल मिलाकर के महंगाई कमर तोड़ होने वाली है देश में, ये संकेत आरबीआई गवर्नर के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल सरकार जो है डीजल पेट्रोल के प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, कच्चे तेल का, फिर भी प्राइस नहीं बढ़ने दे रही है सरकार, है ना, क्योंकि सरकार कंट्रोल कर रही है। लेकिन कब तक कंट्रोल करेगी, वो यही कह रहे हैं कि अगर ये प्राइस और बढ़ा, क्राइसिस रहा तो प्राइस बढ़ना ही है, तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट फिर कहां होना, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कॉस्ट पर पड़ेगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जैसे ही बढ़ा, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट से हर एक चीज लिंक्ड होता है। जैसे ही यहां ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा, इसके अलावा जितने भी फूड आइटम्स हैं वो सब बढ़ेंगे। अभी दूध कंपनी एक ने किया ना, 2 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, तो सारे कंपनी, सारे प्रोडक्ट्स वाले ये करना शुरू करेंगे अगले 10-15 दिन में। ये अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है, आप जो भी सामान खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबके प्राइस बढ़ेंगे। और साथियों एक बार ध्यान दीजिएगा, जिसका प्राइस बढ़ जाता है ना, जिस प्रोडक्ट का, फिर क्राइसिस खत्म होने के बाद उसका प्राइस गिरता नहीं है। कोविड में हम लोगों ने अनुभव भी किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और इसके प्राइसेस बढ़ने के बाद हमारे घर में जो भी फूड आइटम आता है, दही, दूध, छाछ, लस्सी, जो भी अनाज, वो सब के प्राइस बढ़ जाएंगे। और निश्चित तौर पर हर आदमी फिर इससे दैनिक जीवन में प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। फिर जो हमारे जेब पर जो है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। और अगर ऐसा होता है
तो इन तमाम चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। खास करके सीपीआई को लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि सीपीआई में अगर देखेंगे तो 40% हिस्सा जो इसका होता है ना, वो खाने पीने चीजों का होता है, अपनी इकोनॉमी में पड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं यहाँ इन्फ्लेशन बहुत तेजी से, यानी कि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जिसको हम आम भाषा में महंगाई बोल देते हैं, तो वो महंगाई बहुत तेज से बढ़ने वाली है। यहां पर आरबीआई के गवर्नर ने कुछ चैलेंजेस भी बता दिए कि सरकार के पास दरअसल चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर नहीं बताया, उन्होंने बताया कि करना क्या है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर चैलेंज बता रहे हैं कि देखिए ये सारी चुनौतियां हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी चुनौती इन्होंने कहा कि आखिर करके गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो ये प्राइसेस हैं जो पेट्रोल के, डीजल के, उसको स्टेबल रखा जाए। अब ये कैसे हो सकता है? तो टैक्सेस और ड्यूटीज में चेंजेस करके ये काम किया जा सकता है। तो पहली चैलेंजेस है कि ये कब तक आप करेंगे। इसके अलावा दूसरा है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये सिचुएशन अगर बहुत लास्ट लॉन्ग चलता है तो फिर स्थिति ज्यादा खराब होगी। तो ये चैलेंजेस है कि आप इसको जितना जल्दी इस समस्या से उभरे, लेकिन ये समस्या आपके हाथ में है नहीं। वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस हैं वो ट्रंप के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है आप यहां कुछ कर नहीं पाएंगे। जो बड़े चैलेंजेस हैं, सबसे पहली बात कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका में भी कोई छींका ना तो भारत में जुकाम होना तय है, कि दुनिया एक गांव बन चुकी है ना। कोविड में हमने देखा कि वायरस कहीं और फैला और कहीं और गया, पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गया। ठीक ऐसा ही हो रहा है। जरा सोचिए, युद्ध हो रहा है वेस्ट एशिया में, प्रभावित हम हो रहे हैं, हमारे घर में खाना नहीं पक रहा है, तो ये स्थिति हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। दूसरा क्या कहा गया है कि आप इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ता है, महंगाई बढ़ेगा और फॉरेक्स, जाहिर सी बात है आप आयात करेंगे तो आपका आयात भी बढ़ेगा, तो फॉरेक्स आपके खत्म होते जाएंगे, और फॉरेक्स खत्म होंगे तो कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पूरा सेहत है उसको कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, ग्रोथ रेट पर इसका असर पड़ेगा, वो गिर सकता है। ये बड़ी एक चैलेंजेस है। ग्रोथ रेट पे गिरने का मतलब आप समझते हैं ना, ढेर सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय के जो है वो फायर करना शुरू कर देगी, बेरोजगारी का एक बड़ा संकट हो सकता है पूरे देश में। ये बात यहां पर कही जा रही है। आरबीआई के गवर्नर इशारों में ये बातें आपको बता रही है, बिटवीन द लाइन बातें कही गई, बाकी बातें समझ नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि ग्लोबल क्राइसिस जो है उसका इंपैक्ट कितना हो सकता है, ये देखने की बात है कि ये कितना क्राइसिस और चलेगा। देखिए कच्चे तेल की कीमत में बदलाव की अगर बात करेंगे फरवरी से मई 2026 में, तो ये कहा गया है कि भाई ये आसमान में रॉकेट की तरह भागता जा रहा है। 60% जो है ये बढ़ा है इस क्राइसिस की वजह से, $130 पर बैरल तक पहुंच गया है, जिसके अंतर्गत यहां पर अगर इस ग्राफ से समझेंगे, फरवरी 2026 में देखेंगे तो यह तकरीबन आपको यहां पर दिखेगा कि $75 था, है ना, पर बैरल के हिसाब से इसको आप लेकर के चलते हैं। इसके अलावा ये आपको क्रूड ऑयल का प्राइस ट्रेंड बताया गया है। अब यहां पर देखेंगे 120 तक पहुंचा है ये मार्च 2026 में पर बैरल, ध्यान रखिएगा डॉलर के हिसाब से। अप्रैल 2026 में ये हाईएस्ट पहुंच गया था और ये 120 से 126 पर बैरल पहुंच गया था, और ये 4 साल के सबसे उच्च स्तर पर, चूंकि 2022 में इस लेवल की स्थिति देखने को मिली थी, वो क्राइसिस जब हुआ था कोविड वाला। तो कुल मिलाकर के समझिए यहां पर ये अप्रैल 2026 में इस लेवल तक पहुंच गया था, और तकरीबन जो 75 से अगर फरवरी से पीछे आप चले जाए ना तो वो 60 के आसपास था, 65 के आसपास। अगर यहां भी मान लेते हैं 75, तब भी देखेंगे 2 गुना की रफ्तार से बढ़ा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये $100 जो है उसके आसपास आ जाए पर बैरल क्रूड ऑयल, या तो यहां पर इस क्राइसिस में माना जाएगा कि चलो स्टेबल है। हालांकि ये भी बहुत अच्छा प्राइस नहीं है। प्राइस सही कितना होना चाहिए, वो तकरीबन वही $60-65 पर बैरल होना चाहिए, बढ़कर के 70 तक पहुंच जाए तो चलेगा। लेकिन फिर भी इस क्राइसिस में माना जा रहा है कि कम से कम 100 तक तो आ जाए। अगर 100 तक भी आ जाता है तो सरकार बहुत तरह के ड्यूटीज वगैरह है उसको कंट्रोल करते हुए मैनेज कर ले जाएगी महंगाई को। लेकिन अगर यहां पर नहीं होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहता है, तो निश्चित तौर पर आपको प्राइस महंगा देखने को मिलेगा, और प्राइस स्टेबिलिटी फिर नहीं हो पाएगा तो महंगाई पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर के भारत में ये कही जा रही कि क्या भारत बहुत बड़ी ऊर्जा संकट से जूझने वाला है, और उसमें भी सबसे टाइमिंग देखिए कि गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में एनर्जी के डिमांड बढ़ते हैं और उसी समय बड़ी क्राइसिस की स्थिति हमारे देश में देखने को मिल रही है। तो अब आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी, इसको लेकर के ध्यान देखना होगा। कीमतों में उछाल को लेकर के देखा जाए जो क्रूड ऑयल में है, मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमत में कहा गया 60% की रफ्तार से बढ़ोतरी हुआ, जो कि यहां पर मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है। अब यहां पर एक बात कहा गया है कि 1998 के बाद, 1988 के बाद
किसी एक महीने की सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है, एक मंथ के अंदर, है ना। अब सोच लीजिए इतने वर्षों के बाद ये स्थिति हुआ है, कीमतें ऊपर जाती जा रही है और इसका असर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपके आयात बिल पर इसका असर पड़ेगा। प्राइस हाइक को लेकर के अगर इस ग्राफ पे समझने की कोशिश करेंगे, जनवरी का देखिए यहां से 60, मैंने कहा था कि 60 के आसपास देखने को मिलेगा, 60 65 के आसपास, और ये बढ़ करके फेम में आप देखेंगे तकरीबन वही 65 के आसपास था। मार्च के आसपास देखेंगे ये बढ़ा, और अगर अप्रैल में आप देखेंगे तो ये सबसे पीक पर आपको देखने को मिलता है तकरीबन वही 120 के आसपास, 100 से ऊपर है, 115-20 के आसपास रख लीजिए इस ग्राफ में, ठीक है। और ये प्राइसेज अब थोड़ा सा यहां पर आया है, लेकिन फिर भी कहेंगे तो 100 के आसपास है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है वो भयावह ही होता जा रहा है, ठीक है, और 4 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिए कि भाई आप जो है डीजल पेट्रोल को कम इस्तेमाल में लाइए, है ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। अभी देखेंगे कुछ जज साहब सब साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, मिनिस्टर जो है मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहे हैं। कुल मिलाकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी थोड़े से जागरूक होइए, डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए। सोने को कहा गया ना, जो गोल्ड है, गोल्ड को कम खरीदिए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि गोल्ड को आप खरीदेंगे, हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो गोल्ड करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप जाते हैं तनिष्क से खरीद लेते हैं, तनिष्क वाले के पास अपना नहीं खदान है, वो बाहर से मंगा रहा है ना, तो दूसरे देश से आ रहा है, दूसरे देश से आएगा, क्या करेंगे आप, आयात कर रहे हैं, तो आप उसको डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। डॉलर में पेमेंट होगा तो ध्यान रखिएगा आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स, वो गिरेगा, है ना, उसका स्तर कम होता जाएगा। और ये जो फॉरेक्स होता है ना, किसी क्राइसिस से बचाने के लिए, एक तरह से इमरजेंसी फंड रखिए, या खरीदने के लिए हम रखते हैं उस पैसे को, तो अगर आप उसको बचा के रखेंगे तो भविष्य में देश के लिए अच्छा होगा। वो ये बातें यहां पर कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के कीमतें बढ़ने का आप मुख्य वजह जान रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इस एरिया में वह, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, चूंकि वो पूरे दुनिया का चौक पॉइंट एक है, उस चौक पॉइंट को ही ईरान ने ब्लॉक कर दिया है कि मुझ पर अटैक करोगे तो यहां से जहाज गुजर नहीं ले देंगे, देख लो आप। और 20% तकरीबन देखेंगे तो इसी एरिया से तेल गुजरता है ये पूरी दुनिया का, इसलिए मैंने कहा कि 1/5 है ये। और उस हिसाब से भारत के लिए, और खास करके जो साउथ एशिया के कंट्री हैं, जैसे इंडिया की चर्चा करेंगे आप, मालदीव की चर्चा करेंगे, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, चाइना की, इनके लिए ये समस्या और ज्यादा भयावह है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम इस पर होता जा रहा है। और भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का देखे जाए तो 85 से 90% तेल जो है वो आयात ही करता है, हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। तो अगर अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ेगा तो बताइए हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा कि नहीं? हम पैसा अधिक पेमेंट कर रहे होंगे ना खरीदने के लिए, तो आयात बिल तो बढ़ेगा ही, तो हम पर और दबाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही बातें की जा रही है और सरकार कोशिश कर रही है, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है खास करके इस गर्मी के मौसम में, वह निश्चित तौर पर प्राइसेस बढ़ने के चांसेस देखने को मिल रहा है। तो जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, जो लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी कर रहे थे चुनाव के समय, कि चुनाव के बाद प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अब वही बात आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि ये क्राइसिस थोड़ा और लंबा चला तो सरकार के कंट्रोल से चीजें बाहर होगी। वो चाह करके भी डीजल पेट्रोल के प्राइसेस को नहीं रोक पाएंगे। तो आने वाले समय में संभव हो सकता है, अगर ये क्राइसिस और लंबा चले तो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं और उसके बाद स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, खाने पीने चीजों का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।